वेलकम टू ब्रेड बॉक्स एजुकेशन, जहाँ पढ़ाई होती है मस्ती के साथ और कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं स्टोरी के साथ। यहाँ हम साइंस को बोरिंग नहीं, एंटरटेनिंग बना ऐसे सिंपल कि नर्सरी के बच्चे को समझ आ जाए और ऐसा डीप के सीबीएसई एग्जामिनर भी इंप्रेस हो जाए। तो छोड़ो ब्रेन बॉक्स एजुकेशन, जहाँ कॉन्सेप्ट मिलते हैं क्लैरिटी के साथ। इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में एक गर्म चीज को टच किया और बिना सोचे समझे तुमने हाथ पीछे खींच लिया। कभी सोचा है ये हुआ कैसे? किसने सिग्नल दिया? किसने डिसाइड किया हाथ हटाना है? तो यही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी एक परफेक्ट मशीन है, लेकिन मशीन तभी काम करती है जब कोई कंट्रोल सिस्टम हो। बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल सिस्टम है, जो हर सेकेंड बिलियंस ऑफ एक्शन कोऑर्डिनेट करता है। चाहे वो हार्ट बीट हो, सोचना हो, या प्लान्स का लाइट की तरह मुड़ना हो। हमारा बॉडी एक परफेक्ट मशीन है, लेकिन मशीन तभी काम करता है जब कोई कंट्रोल सिस्टम हो। बिल्कुल वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी एक सुपर ऑर्गेनाइज्ड कंट्रोल सिस्टम है, जो हर सेकेंड बिलियंस ऑफ एक्शन कोऑर्डिनेट करता है। चाहे वो हार्ट बीट हो, सोचना हो, या प्लांट का लाइट की तरफ मुड़ना हो। तो आज हम समझेंगे कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के सिग्नल को समझकर अपने एक्शन को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। लेट्स बिगिन आवर जर्नी। तो आज का चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो क्लास स्टार्ट करते हैं बेसिक से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? आर द प्रोसेसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट एनवायरमेंटल चेंजेस, जिसको हम स्टिमुली भी कहते हैं, एंड प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिस्पांस टू इंश्योर सर्वाइवल एंड मेंटेन इंटरनल बैलेंस। इसका सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस देते हैं। तो देखो, अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ गया, या लाइट ज्यादा हो गई, ये या साउंड ज्यादा हो गया, ये सब स्टिमुली कहलाते हैं। तो जैसे कि स्टिमुली का डेफिनेशन देखते हैं। एनी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज दैट ट्रिगर्स अ रिस्पॉन्स, जैसे कि हीट, लाइट, साउंड, टच या केमिकल। इसके वजह से जो चेंजेस आते हैं हमारे बॉडी पे एक्शन लेने के लिए, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। वेरएज़ रिस्पॉन्स क्या है ना? ये वो एक्शन या बिहेवियर होते हैं जो स्टिमुलस की वजह से आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बताया कि गरम चाय या गरम चीज जब आप छू देते हैं, तो आप सडनली अपने हाथ को पीछे तो आप सडनली अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, है ना? या तो जब लाइट गिरता है प्लांट्स पे, वो बेंड हो जाता है टुवर्ड्स लाइट। तो ऐसे ही स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का खेल होता है। तो समझ आ गया स्टिमुलस और रिस्पॉन्स क्या है? स्टिमुलस क्या होता है ना? इंटरनल चेंज या एक्सटर्नल चेंज की वजह से जो रिस्पॉन्स आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं। और इस रिस्पॉन्स के एक्शन या बिहेवियर जिसकी वजह से स्टिमुलस के वक्त लिए आता है हमारे बॉडी से, उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। ओके। तो अब सबसे मेन बात क्या आता है ना? इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है सर, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला बात तो आपके दिमाग में ये आएगा, है ना? तो इसके वजह से हमारा बॉडी जो होता है, हमको चोट से बचाता है या कोई भी हार्म से बचाता है ना? तो जैसे रिफ्लेक्स एक्शन से हम अपने आप को बचा लेते हैं। फिर क्या है ना? ये मेंटेन होम्योस्टैटिस्टिस। इसका मतलब क्या होता है ना? बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है और ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। ठीक है? जैसे बॉडी का टेम्परेचर हो गया। थर्ड क्या है ना? फैसिलिटेट्स एडेप्टेशन टू एनवायरमेंटल चेंजेस। मतलब कि जो जैसा प्लांट सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, ताकि वो ज्यादा एनर्जी ले सके, वैसे ही। और देखो यहाँ पे सिस्टम कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ना सर? पहला बात तो होता है एनिमल्स में। एनिमल सिस्टम में ये चीज फास्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। और एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो स्लोअर होता है और केमिकल सिग्नल के थ्रू से जाता है। वेरएज नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू से जाता है। और प्लांट में क्या होता है ना? ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है थ्रू फाइटो हॉर्मोन्स। थ्रू फाइटो हॉर्मोन्स, है ना? फाइटो हॉर्मोन्स क्या होता है ना? प्लांट हार्मोन होता है। तो दोनों के अपने अपने कोऑर्डिनेट तो दोनों के अपने अपने कोऑर्डिनेशन मेथड्स, एक फास्ट है तो दूसरा स्लो। तो इसको याद रखने के लिए हम एक निमोनिक्स यूज कर सकते हैं। एनिमल नर्वस इंडस्ट्री, प्लांट जो होते हैं वो पीसफुली होते हैं। ठीक है? मतलब एनिमल यूज करते हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, और प्लांट जो होता है वो फाइटो हार्मोन्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन का यूज करते हैं। ओके।
अब थर्ड पे आते हैं, स्टिमुलस और रिसेप्टर्स पे, है ना? तो सबसे पहले देखते हैं स्टिमुलस और रिसेप्टर साइकिल होता क्या है। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट करता है स्टिमुलस को, क्या है? स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, कैसे डिटेक्ट करता है ना, रिसेप्टर से, और वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है थ्रू इफेक्टर से, है ना? तो देखो, कोई भी एनवायरमेंटल चेंज होता है, जैसे लाइट हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया, ये सब कुछ डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर होते हैं, है ना? तो पहले देखते हैं स्टिमुलस क्या है। मतलब ये चेंज हुआ है एनवायरमेंट में, सबसे पहला बात, ठीक है? अब उसको कोई एक डिटेक्ट करने वाला होना चाहिए, ठीक है? ये क्या होते हैं ना, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है? जिसको हम रिसेप्टर कहते हैं। वो इन चेंजेस को सेंस करते हैं, मतलब फील करते हैं, और क्या करते हैं, वो लोग जनरेट करते हैं सिग्नल। ओके, अब जब ये सिग्नल अब जब ये सिग्नल जनरेट हो गया, तो वो क्या होता है ना, ट्रांसमिट होता है थ्रू नर्वस सिस्टम, थ्रू नर्वस सिस्टम, ठीक है? अब फिर क्या होता है ना, यहाँ पे ये नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस पाथवे या न्यूरॉन्स के थ्रू से जाएंगे, या केमिकल पाथवे वाया हार्मोन्स के थ्रू से जाएंगे। फिर क्या होता है ना, यहाँ पे ये चीज प्रोसेस होगा कहाँ पे, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पे, और जब केमिकल सिग्नल हुआ तो वो प्लांट्स में इंटरप्रेट होता है, मतलब प्लांट्स में केमिकल मैसेज डिसाइड करते हैं क्या करना है, और एनिमल में ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल को इंटरप्रेट करते हैं। फिर बाद में क्या होता है ना, जैसा सिग्नल मिलता है उसी हिसाब से ब्रेन बोलता है कि भैया देखो ऐसा रिस्पॉन्स देना है, और ये रिस्पॉन्स देगा कौन ना, इफेक्टर देगा। कौन देगा, इफेक्टर। अब ये इफेक्टर कौन है ना, मसल या ग्लैंड जो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, और ग्रोथ रिस्पॉन्स होता है कहाँ पे ना, प्लांट्स, जिसकी वजह से एक्शन, ठीक है? तो इसको हम याद करने के लिए सबसे सिंपल तरीका यूज कर लेते हैं, एस आर एस। एस पर हो गया स्टिमुलस, आर से हो गया रिसेप्टर, और ये एस से हो गया सिग्नल। फिर पी और एक आर, ये पी से हो गया प्रोसेसिंग, और आर से हो गया रिस्पॉन्स, ठीक है? एस आर एस पी आर, एस आर एस पी एंड आर, याद रहेगा? एस से स्टिमुलस, आर से रिसेप्टर, फिर एस से सिग्नल, पी से प्रोसेसिंग, और आर से रिस्पॉन्स। इजी, ठीक है? अब वो अब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, ठीक है? रिसेप्टर जो है वो स्पेशलाइज सेल है या ऑर्गन जो डिटेक्ट करता है स्पेसिफिक स्टिमुली, ठीक है? हर बॉडी जो हमारा है उसका अलग अलग स्टिमुलस रिस्पॉन्स करने का तरीका होता है। वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब अडेप्ट करते हैं, और फिर उसको लव इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं सबसे पहले क्लास। अब बात करते हैं रिसेप्टर की। ये वो सेल्स होते हैं जो स्टिमुलस डिटेक्ट करते हैं। हर रिसेप्टर एक पर्टिकुलर सेंस के लिए बना होता है, ठीक है? जैसे कि देखा जाए तो फोटो रिसेप्टर, ये लाइट डिटेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमको देखने में मदद होती है। तो ये लाइट डिटेक्ट कौन करता है ना, आई करता है। फिर आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये डिटेक्ट क्या करता है ना, स्मेल डिटेक्ट करता है, ठीक है? स्मेल मतलब कि ओडोर, ओडोर मतलब जो भी आपके ईयर हो गया, आसपास का जो भी स्मेल आता है उसको, और ये काम करता कौन है ना, नोज। फिर आता है गस्टोटरी रिसेप्टर, ये टेस्ट डिटेक्ट करता है, ठीक है? जो फूड का टेस्ट हो गया या कोई भी सब्सटेंस का टेस्ट हो, ये कौन करता है, नटा। फिर आता है फोनो रिसेप्टर, जो साउंड वाइब्रेशन को डिटेक्ट करता है, और ये काम कौन करता है ना, ईयर। फिर आता है थर्मो रिसेप्टर, जो बॉडी टेम्परेचर या आउटसाइड टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, ये कौन करता है ना, स्किन। फिर आता है नॉकी रिसेप्टर, ये क्या करता है ना, पेन या हार्मफुल स्टिमुली जो होता है, जैसे जैसे कि स्किन हो गया, या बोन में कुछ जब पेन होता है, तो वो नॉकी रिसेप्टर काम क्या करता है ना, उसको मतलब डिटेक्ट करता है। तो एक बार एक इमेज के देख लेते हैं हम लोग। फोटो रिसेप्टर आई करता है, ऑल्फैक्टरी नोज, गस्टोटरी रिसेप्टर टेस्ट रिसेप्ट करता है, फोनो जो होता है साउंड रिसेप्ट करता है, थर्मो रिसेप्टर जो होता है वो हॉट और कोल्ड को रिसेप्ट करता है, और नॉकी रिसेप्टर जो होता है वो पेन और स्टिमुली को रिसेप्ट करता है, ठीक है? तो इसको याद करने के लिए हम लोग पी ओ जी डी टी एन के फॉर्म में याद कर सकते हैं। टी फॉर थर्मो, एन फॉर नॉकी, पी फॉर फोनो, जी फॉर कस्टडरी, ओ फॉर ऑल्फैक्टरी, एंड पी फॉर फोटो रिसेप्टर। ओके। इसको एक सिंपल लाइन में बोला जाए तो हम लोग बोल सकते हैं, प्लीज ऑफर गुड फूड टू नेचर। क्वेश्चन है यहाँ पे, सेंस ऑर्गन इन विच ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। क्या कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गन है जहाँ पे ऑल फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है? क्या वो स्किन होता है? नहीं। क्या वो टंग होता है? स्किन में कौन सा होता है, चलो बता दो, जल्दी जल्दी बता दो, स्किन में कौन सा होता है? वेरी गुड, थर्मो रिसेप्टर, ठीक है? थर्मो रिसेप्टर। फिर टंग में क्या होता है? गस्टटरी रिसेप्टर, वेरी गुड, गस्टटरी रिसेप्टर।
फिर ईयर, ईयर में क्या होता है ना, फोनो रिसेप्टर होता है फोनो रिसेप्टर। ओके, और नोज में क्या होता है ना, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ठीक है, ये 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। फिर देख लो एक सीबीएसई का ऑलमोस्ट मान के चलते हैं फेवरेट क्वेश्चन है, जो ऑलमोस्ट 5 साल से आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज मींट बाय रिसेप्टर, रिसेप्टर का मतलब क्या है इन ह्यूमन बॉडी। और दूसरा क्वेश्चन क्या है ना, नेम एनी 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स विद देयर लोकेशन। तो आप नॉर्मली यही से ही देख के बता सकते हैं कि ऑल फैक्ट्री हो गया, थर्मो रिसेप्टर हो गया, गस्टेटरी हो गया, और फोनो रिसेप्टर हो गया। ओके। अब चलते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ। तो नर्वस सिस्टम क्या है ना, नर्वस सिस्टम एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो बॉडी के हर पार्ट को कनेक्ट करता है थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। देखो, नर्वस सिस्टम अनेबल्स रैपिड कोऑर्डिनेशन यूजिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिटेड बाय न्यूरॉन्स। तो इसको ट्रांसमिट कौन करता है ना, न्यूरॉन करता है। ओके। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, ये 3 पार्ट से बना हुआ है। पहला हो गया ब्रेन, दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा हो गया नर्व। ओके। तो ब्रेन क्या है, हमारा सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है जो प्रोसेसिंग करता है डेटा को, या जो भी हम लोग स्टिमुलस लेके आते हैं या फिर क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये सिग्नल को रिलाई करता है। ठीक है, रिले सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। जो बॉडी सिग्नल लेकर आता है वो ब्रेन को पास करता है, फिर ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, और फिर ब्रेन बताता है कि क्या करना है उस रिसेप्टर। ठीक है, फिर क्या आता है ना नर्व। नर्व क्या है ना, ये बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, जो कनेक्ट करते हैं किसको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, किसके साथ ना, बॉडी के पास के साथ। ठीक है, और ये सब मिलकर एक नेटवर्क बनाते हैं या एक सिस्टम बनाते हैं जिसका नाम क्या है, नर्वस सिस्टम। ओके। तो चलो देखते हैं। तो न्यूरॉन या नर्व सेल जो होता है वो कैसा होता है। ये सबसे लंबा सेल होता है हमारे बॉडी का। इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम का जब पूछा जाए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है, तो वो कौन होता है ना, न्यूरॉन या नर्व सेल होता है। ये जो टिश्यू है, इट इज मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ दीज न्यूरॉन्स। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो होता है वो एक नेटवर्क, बहुत सारे न्यूरॉन्स मिलकर नर्व नर्वस टिश्यू बनते हैं। तो न्यूरॉन क्या होता है ना, ये एक लॉन्गेस्ट सेल है हमारे बॉडी का, जो स्पेशलाइज्ड होता है कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। मतलब बॉडी के एक पार्ट से वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स लेता है और दूसरे पार्ट में लेकर पहुंचा देता है। ठीक है, तो अब देखते हैं सेल बॉडी। ये जो है हमारा न्यूरॉन का डायग्राम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस चैप्टर का। तो देखिए, तो सेल बॉडी क्या करता है ना, इंफॉर्मेशन लेता है थ्रू डेंड्राइट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। कैसे फॉर्म में लेता है ये इंफॉर्मेशन ना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू से। ठीक है, अब आते हैं डेंड्राइट पे। डेंड्राइट का काम क्या है ना, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले आता है डेंड्राइट पे। डेंड्राइट से जो इंफॉर्मेशन होता है वो सेल बॉडी को जाता है। सेल बॉडी से फिर क्या होता है, वो एक्सॉन को आता है। ठीक है, एक्सॉन क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रेवल करने देता है। ठीक है, फिर क्या होता है ना, माइलिन शीट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो भी होता है उसको लीक होने से बचाता है थ्रू एक्सॉन। है ना, तो ये जो येलो कलर का जो पाइपलाइन गया हुआ है उसको कवर करता है कौन ना, ये माइलिन शीट। क्या, जैसे हम लोग का वायर थे, वायर में क्या होता है ना, कॉपर जाता है अंदर से। है ना, तो फिर क्या होता है ना, वायर उसको क्या करता है ना, कवर करके रखता है कि जैसे इलेक्ट्रिकल से जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बाहर को पास ना हो। फिर आता है नर्व। नर्व एंडिंग क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिलीज करवाता है केमिकल। क्या करवाता है, केमिकल करवाता है रिलीज, जिसकी वजह से वो जो इंफॉर्मेशन है वो नेक्स्ट न्यूरॉन को पास हो जाता है। ठीक है, इसको याद करने का हम एक सिंपल तरीका है बनाते हैं। ज्यादा माई नर्व ऑलवेज कैरी मैसेज। ओके, दादा का मतलब हो गया, पहला तो हो गया डेंड्राइट एक्सॉन, फिर आता है डेंड्राइट मीटिंग, फिर आता है हाँ एक्सॉन। माई से हो गया आपका क्या है ना, माइलिन शेल, और एन से हो गया आपका सेल बॉडी। ठीक है, ये क्या करते हैं ना, हमेशा मैसेज कैरी करते हैं। ठीक है, दादा माई नर्व ऑलवेज कैरी मैसेज। ठीक है, दादा से हो गया डी फॉर डेंड्राइट, ए फॉर एक्सॉन। इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, डेंड्राइट एक्सॉन, एम से हो गया माइलिन से, नर्व जो हो गया वो आपका क्या हो जाता है ना, सेल बॉडी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो होता है सिनेप्स। तो क्या है, ये एक क्या है अपना न्यूरॉन या नर्व सेल जिसको बोलो, ये क्या है और एक न्यूरॉन है। तो यहाँ पे हम पढ़े कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है केमिकल में कन्वर्ट होता है यहाँ, है ना, नर्व एंडिंग।
तो नर्व एंडिंग जो है ये केमिकल जो कन्वर्ट हुआ ये पास होगा कहाँ को, ना दूसरे वाले न्यूरॉन। ठीक है, तो सिनेप्स एक छोटा सा जंक्शन होता है जहाँ केमिकल मैसेंजर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंपल्स ले जाते हैं। इट इज द स्मॉल गैप बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन। जो साइड बाय साइड न्यूरॉन पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, ये इंपल्स पास होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, तो इसको याद हम इजीली कर सकते हैं। सिनेप्स का मतलब क्या होता है, एक सिग्नल। क्या नाम है, सिग्नल क्या है। ओके, फिर हम लोग चलते हैं अपना टाइप्स ऑफ। पहले तो ये देख, पहले हम लोग ये फ्लो चार्ट देख लेते हैं। पहले तो आ गया आपका स्टिमुलस, स्टिमुलस गया रिसेप्टर के पास। रिसेप्टर क्या किया ना, डेंड्राइट उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। फिर वो गया सेल बॉडी के अंदर, सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन, एक्सॉन से गया फिर सिनेप्स। सिनेप्स जो था आपका क्या था, ये एक गैप है ना, यहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को गया देखो, फिर रिले न्यूरॉन के पास गया, ये दूसरा न्यूरॉन। ठीक है, वहां से सीएनएस, फिर डेंड्राइट ऑफ द मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से फिर सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से फिर आ गया कहाँ पे ना, इफेक्टर के पास। ओके, ये फ्लो चार्ट को याद रख लोगे तो ये अभी तक हम जो भी पढ़े हैं वहां यहाँ तक का आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन के भी टाइप्स होता है, ठीक है, और हर एक का काम यूनिक है। जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन देखो के भी टाइप्स होते हैं और हर एक का काम यूनिक है। जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, ये कैरी करता है रिसेप्टर को फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। मतलब सेंस ऑर्गन से वो मैसेज को लेता है और ब्रेन के पास लेकर जाता है। वेरएस मोटर न्यूरॉन क्या करता है ना, ये सिग्नल को कैरी करता है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से और लेके कहा जाता है इफेक्टर ऑर्गन के पास, मतलब मसल्स के पास लेके जाता है। थर्ड क्या है ना, रिले न्यूरॉन है। ये क्या करता है ना, कनेक्ट करता है सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्या है, तीन टाइप के न्यूरॉन हो गए, है ना। पहला हो गया क्या ना, सेंसरी। दूसरा हो गया रिले, रिले को बीच में रखते हैं क्योंकि सेंसरी न्यूरॉन जो होता है वो क्या होता है ना, वो सिग्नल लेकर जाता है ब्रेन को, फिर वो रिले न्यूरॉन को पास कर देता है। रिले न्यूरॉन क्या करता है ना, वो कनेक्ट करता है ब्रेन के साथ। ठीक है, और ब्रेन से फिर मैसेज निकलता है मोटर न्यूरॉन के लिए, और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, वो मैसेज लेकर आपके इफेक्टर के पास लेके जाता है। मतलब बोलता है आप रिस्पॉन्स दो, मसल को बोलता है आप रिस्पॉन्स दीजिए। तो फंक्शन क्या है, न्यूरॉन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्शन पोटेंशियल फॉर फास्ट कम्युनिकेशन। तो न्यूरॉन जो होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मदद लेते हुए फास्ट कम्युनिकेशन करता है। ओके, तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका हम लोग कर लेते हैं। सिग्नल, अभी इनके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन ये है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज एन एक्सीलेंट मींस टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग फास्ट रिस्पांस। तो ये क्या करता है, फास्ट रिस्पांस करने के लिए मदद करता है टू अ स्टिमुलस, बट देयर आर सम लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस ये है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो उन्हीं जगहों पे जाएगा जहां पे नर्वस टिश्यू कनेक्टेड होगा, और साथ ही साथ तो सेल को थोड़ा टाइम चाहिए रिसेट होने के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल फास्ट होता है लेकिन सब जगह ये नहीं हो सकता, याद रखना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताता है। रिफ्लेक्स को कैसे समझे, इसको ऐसे समझते हैं, ये ऑटोमेटिक, क्विक और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है जो ब्रेन के बिना भी हो जाता है। जैसे कि देखो, एक इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, और ये रैपिड रिस्पॉन्स देता है टू अ स्टिमुलस दैट बाईपासेस कॉन्शियस ब्रेन प्रोसेसिंग फॉर स्पीड। ये बिना ब्रेन के भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आप एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आपको हाथ हट जाता है ना, तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो वैसे ही रिफ्लेक्स आर्क क्या है, एक न्यूरल पाथवे जो रिफ्लेक्स एक्शन को करवाता है। अब देखो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पहले तो हो गया रिसेप्टर, फिर हो गया सेंसरी ऑर्गन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, फिर रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, देन इफेक्टर। तो पॉइंट वन में आता है रिसेप्टर जो डिटेक्ट करता है स्टिमुलस को। सेकंड आता है सेंसरी न्यूरॉन, वो क्या करता है ना, उस मैसेज को लेकर जाता है ब्रेन के मतलब स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाता है उसको रिले न्यूरॉन के पास। रिले न्यूरॉन क्या करता है, वो कनेक्ट करता है मोटर न्यूरॉन के साथ, मतलब ब्रेन, फिर ब्रेन टू मोटर न्यूरॉन। और मोटर, इसके लिए हम एक डायग्राम रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हुआ पेन। पेन क्या किया, सेंसरी न्यूरॉन का हेल्प लेकर वो गया कहाँ पे, रिले न्यूरॉन के पास। कहाँ लेके गया, रिले न्यूरॉन के पास। अब ये रिले न्यूरॉन कहाँ लेके जा रहा है ना, ब्रेन के पास। ओके, अब ब्रेन क्या किया, वो एक सिग्नल भेजा जो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है किसके साथ ना, मोटर न्यूरॉन के साथ। ओके, मोटर न्यूरॉन फिर क्या करेगा, मैसेज को लेकर आएगा, वो देगा मसल को, और मसल जो होगा वो क्या होगा, इफेक्टर ऑर्गन बन जाएगा। ओके,
क्लियर? जैसे कि ये इंसान जो था वो कैक्टस हुआ, अब उसके उंगली में गया क्या? स्टिमुलस, है ना? स्टिमुलस कौन लेके जाएगा? ना सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? ना रिले न्यूरॉन के पास। रिले न्यूरॉन क्या करेगा? ना ब्रेन को मैसेज देगा, ब्रेन फिर क्या होगा? रिले न्यूरॉन को मैसेज देगा। अब फिर रिले न्यूरॉन क्या करेगा? या इस जगह वो मोटर न्यूरॉन को पास कर देगा। मोटर न्यूरॉन फिर मैसेज लेकर आएगा, इफेक्टर ऑर्गन को बोलेगा भैया आपको ऐसे एक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इसको याद करने के लिए एक निमोनिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आर एस आर एम एंड ई। आर एस आर एम ई। आर हो गया रिसेप्टर, फिर आता है एस से हो गया आपका सेंसरी न्यूरॉन, फिर आर से आता है आपका रिले, फिर एम से आता है मोटर, और ई से आता है इफेक्टर। ओके, तो आर एस आर एम ई याद रह जाएगा, इजी है, वेरी गुड। तो ये डायग्राम देख लो, हीट डिटेक्ट हुआ, वो कहाँ को गया? सेंस ऑर्गन के पास गया, सेंस ऑर्गन सेंसरी न्यूरॉन, फिर वहां पे से वो रिले न्यूरॉन के पास गया, रिले न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से इफेक्टिव इफेक्टर ऑर्गन, और फिर उसके बाद क्या हो गया? एक्शन। इसी, तो यहाँ पे बताया गया है कि करेक्ट सीक्वेंस बताओ इवेंट का जहां पे एक हाथ जो है जब एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच करता है तो अनकॉन्शियसली वो क्या होता है? रिमूव कर देता है। तो देख लो ये ऑप्शन है, चार ऑप्शन, और आपको जो आंसर सही लगता है आप नीचे बता सकते हो। ओके, सही जो आंसर देगा उसको मैं लाइक। ओके, गुड। तो आप चलते हैं डिविजन्स की ओर। तो डिविजन्स में क्या होता है ना, हमारे बॉडी का कंट्रोल जो सेंटर है वहां पे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन और स्पाइनल। कौन आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो देखो ये क्या करता है ना, रिसीव करता है इंफॉर्मेशन पूरे बॉडी से और उसको इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट करता है मतलब उसको अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भेजता है, कब? जब प्रोसेस करता है। ठीक है, तो सीएनएस को हम कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग डिपार्टमेंट ऑफ द बॉडी। क्या कह सकते हैं? डिसीजन मेकिंग डिपार्टमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, तो चलो देखते हैं ये यहाँ हो क्या रहा है। तो पीएनएस हो क्या रहा है, तो देखो ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन जो है ये क्या है ना, आपका मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है बॉडी का, जो अनेबल करता है ऑर्गेनिज्म को टू थिंक एंड मेक डिसीजन, मतलब को सोचने में और सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नॉर्मली वो गलत ही डिसीजन भेजता है जो का पार्ट, बट द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। ब्रेन के अंदर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है और न्यूरल कनेक्शन भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो दूसरा बात यह है कि वो जो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, ठीक है, जो सेंस ऑर्गन उसको इंफॉर्मेशन पास करते हैं उसको वो प्रोसेस करता है और फिर इंस्ट्रक्शन देता है मसल्स को कि उसके अकॉर्डिंग आपको काम। तो इट इज मेड अप ऑफ थ्री पार्ट्स। तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन पहला तो आ जाता है क्रेनियम, फिर उसके बाद मेनिंगस, और उसके बाद आता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो क्रेनियम क्या है ना, ये बोनी स्कल एनकेसिंग है, और मेनिंगस हो गया क्या ना, थ्री प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन यहाँ पे पाए जाते हैं, ड्यूरामेटल, आर्कोनॉइड एंड पियामिड। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? ये क्यूशन ब्रेन है जो अब्सॉर्ब करता है शॉक। क्या हो गया? नहीं, तो क्रैनियम क्या करता है ना, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्या काम करता है ये? प्रोटेक्ट। फिर आता है मेनिंगस, ड्यूरामेटर, ये तो तीन हो गए, पियामेटर, और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो शॉक ऑब्जॉर्बर की तरह काम करता है। हम लोग इसको ऐसे याद करते हैं, सी एम सी। सी से हो गया क्रेनियम, एम से हो गया मेनिंगस, और सी से हो गया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, अब प्रोटेक्शन कौन देता है स्पाइनल कॉर्ड को ना? वर्टिब्रल कॉलम देते हैं, है कि नहीं? और थ्री मेनिंगस देते हैं, और फिर सीएसएफ जो होता है वो शॉक ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया 2020 में भी और 2023 में भी, एक्सप्लेन हाउ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम शॉक एंड इंजरीज। क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे शॉक और इंजरीज से बचते हैं? तो ये ब्रेन जो है एक डेलिकेट ऑर्गन है, जैसे ग्लास का एक बल्ब, है ना, जिससे क्रैक होते ही क्या होता है ना, काम करना बंद हो जाता है। इसी नेचर ने उसके लिए तीन लेयर के सिक्योरिटी सिस्टम बनाए।
हाँ, तो ऐसे स्पाइनल कॉर्ड का भी ये जो प्रोटेक्शन था, तो स्पाइनल कॉर्ड भी एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो नर्वस टिश्यू को उसके अंदर से पास किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं ना, प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसको करने के लिए हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, वी एम सी। पहला तो हो गया क्या ना, वर्टिब्रल कॉलम। फिर एम्स हो गया मेनिंगस, और सी हो गया सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम है ब्रेन से मैसेज ले जाना और रिफ्लेक्स एक्शन को कोऑर्डिनेट करना। इसीलिए अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाता है तो लोअर बॉडी पैरालाइज हो सकता है। ओके, क्योंकि ब्रेन को मैसेज भेजने में और ब्रेन से मैसेज लेने में उसको प्रॉब्लम होगा। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन क्या है। तो देखो, ब्रेन जो है तीन पार्ट में डिवाइडेड। ठीक है, पहला क्या है ना, फोर ब्रेन। फिर आता है आपका मिड ब्रेन। थर्ड आता है आपका हिंड ब्रेन। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम लोग एफ, एम और एच की तरह याद कर सकते हैं। एफ से हो गया फोर ब्रेन, एम से हो गया मिड ब्रेन, और एच से हो गया हिंड ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन का जो है ये लार्जेस्ट है, मोस्ट डेवलप्ड है, और मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, ये क्या करता है ना, सेंसरी इंपल्स को रिसीव करता है अलग अलग रिसेप्टर्स। यहाँ पे तीन पार्ट आते हैं। फोर ब्रेन में तीन पार्ट है। एक होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी लोब्स, और तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम में क्या है, ये मेन थिंकिंग पार्ट है ब्रेन का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है रीजनिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए, रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए मतलब आपके दिमाग के लिए, स्पीच के लिए आप कैसे बात करते हो, इंटेलिजेंस, साइट, हियरिंग, और ये सारे को यूज करेगा कैसे ना, इंफॉर्मेशन। ओके, ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या करता है ना, ये एक छोटा सा पार्ट है जो क्या करता है, स्मेल डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। कैसे, स्मेल डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, और भूख लगने में हेल्प करता है, प्यास लगने में भी हेल्प करता है। ठीक है, इसको हम लोग सी ओ एच की तरह याद कर सकते हैं। सी से हो गया सेरिब्रा, ओ से हो गया ऑल्फैक्टरी लोब्स, और एच से हो गया हाइपोथैलेमस। तो फोर ब्रेन ही तुम्हें डिसीजन लेने में मदद करता है, जैसे एग्जाम के टाइम डिसाइड करने के पहले कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन क्या करता है ना, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन टू द हिल ब्रेन। ठीक है, और क्या कंट्रोल करता है ना, मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक, ट्रंक टू लोकेट साउंड एंड विजुअलाइज रिफ्लेक्सेस दैट आर इन्वॉल्व इन फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब ये आपको बॉडी बैलेंस रखने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द आई मसल, प्यूपिल साइज एक्सेट्रा। है ना, आई मसल्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प। तो इसके बाद आ जाते हैं क्या, पहले तो इसको याद कैसे करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, मूवमेंट एंड आई। ठीक है, जब भी मूवमेंट के बारे में बात है तो आप हेड, नेक, ट्रंक को याद कर लेना, और मूवमेंट आई के बारे में बोलिए तो आई में भी मूवमेंट, प्यूपिल साइज एक्सेट्रा में बात हो सकती है। ओके, फिर आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन जो है वो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ये बेसिक बॉडी फंक्शंस मेंटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तीन पार्ट आपके आते हैं, सेरी तो यहाँ पे भी तीन पार्ट आते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो सेरिबेलम क्या करता है ना, ये तो सेरिबेलम क्या करता है ना, ये डिफरेंट मस्कुलर एक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, और क्या करता है, मेंटेन करता है पोस्चर, इक्विलिब्रियम। पोस्चर और इक्विलिब्रियम रखने में, इक्विलिब्रियम मतलब सही लाइनिंग में रखने में आपको हेल्प करता है। जैसे कि आपको साइकिल चलाना हो गया, कैच पकड़ना हो गया, या एक स्ट्रेट लाइन में चलना हो गया, ये आपको बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है। फिर पॉन्स क्या करता है ना, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। क्या करता है ना, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के साथ, जो ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करता है। थर्ड क्या है ना, मेडुला ओब्लोंगाटा जो है ये लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जो कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड को। और ये क्या कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, सैल्वेशन एंड वोमिटिंग, ये चार चीजों को हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। ओके, तो हिंड ब्रेन का एक अच्छा एग्जांपल दिया जाए तो वो क्या है, जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, है ना, तो गिरते नहीं है, क्यों, क्योंकि उस वक्त में सेरिबेलम काम करता है, मतलब हमारे बॉडी को वो इक्विलिब्रियम में रखता है ना। अब आते हैं उस डायग्राम पे देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका फोर ब्रेन, यहाँ पे हो गया आपका हिंड ब्रेन, ये वाला पार्ट जो है आपका हिंड ब्रेन है। ये हो गया मिड ब्रेन, यहाँ पे आ गया पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा, और ये जो पूरा नीचे चलेगा ये होगा आपका स्पाइनल कॉर्ड। ओके, इस डायग्राम को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो ऐसे डायग्राम दे देगा और डैश लेकर पूछ लेगा बताइए ये कौन सा पार्ट है। ओके, अब आते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्वस टिश्यू है ना, जो क्या करता है
ना मेडुला ओब्लोंगाटा से निकलता है और वर्टिब्रल कॉलम में एनक्लोज होता है ना? तो इसका फंक्शन क्या है ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है ना? रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, बॉडी और ब्रेन के बीच का जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है। तीसरा, ये ऑटोमेटिक फंक्शन करता है ना? तो इसको याद रखने के लिए हम लोग सिग्नल पाथवे इन नर्वस एक्टिव लाइन, एक निमोनिक ऐसे बना देते हैं हाँ। जो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये सिग्नल का पाथवे मतलब रास्ता है जहां से नर्वस का एक्टिव लाइन होता है। तो इसको एक हाई स्पीड डेटा केबल भी समझ सकते हो आप। क्यों? क्योंकि ब्रेन और बॉडी के बीच सब मैसेज इसी से ही जाते हैं। ओके, अब आता है पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये फैसिलिटेट करता है कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, मतलब नर्व, है ना? तो पहला होता है क्रैनियल नर्व। ये क्या करता है ना, इमेज को ब्रेन से निकालता है ना? और स्पाइनल नर्व क्या करता है, दिस नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ से निकलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। और इसके जो लेंथ होता है पूरे बॉडी में फैले होते हैं, ठीक है? और तीसरा होता है विसरल नर्व। विसरल नर्व क्या करता है ना, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, स्टमक, वो सबको कनेक्ट करता है विद स्पेशल काइंड ऑफ नर्व। ओके, तो तीन टाइप ऑफ नर्व हो गए। क्रैनियल नर्व, है ना? क्रैनियल नर्व कहाँ पे होता है ना, इमर्ज फ्रॉम ब्रेन, ये ब्रेन से निकलते हैं, ऐसे नर्व होते हैं ना। ये क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है फेस को और हेड को, ठीक है? वैसे ही स्पाइनल नर्व क्या करता है, रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्ट करता है, कनेक्ट्स रेस्ट ऑफ द बॉडी। और ये विसरल लंग्स जो होता है वो इंटरनल ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करता है। इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हो, CSV। सी से हो गया क्रैनियल, एस से हो गया स्पाइनल और वी से हो गया विसरल। ओके, तो अब एक क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शन, है ना? तो पहला बोला है कि मेंटेनिंग पोस्चर होगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, POSTURE, पोस्चर एंड बैलेंस, है ना? तो कौन करता है ये वाला, आप बताओ। फिर क्या है ना, बीटिंग ऑफ हार्ट, है ना? ये कौन मेंटेन करता है बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना ABCD करके, है ना? तो फिर थिंकिंग, थिंकिंग का तो इजी है, सेरिब्रम, हाँ सेरिब्रम। और ब्लड प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये मैं ही बता देता हूँ, मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ठीक है, याद रह जाएगा। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। थिंकिंग में कौन काम आता है ना? थिंकिंग में आता है सबसे पहले सेरिबेरम, सेरिब्रम। फिर पेंसिल उठाने में कौन काम आता है? पेंसिल उठाने में आपको बॉडी पोस्चर का काम आता है। बॉडी पोस्चर मेंटेन कौन करता है ना, सेरिबेलम। थर्ड क्या है ना, ब्लड प्रेशर को कौन मेंटेन करता है ना, मेड्यूला ओब्लोंगाटा। और भूख को कंट्रोल कौन करता है ना, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो इसमें ये ऑप्शन कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस लास्ट में यहाँ पे है, मिडिल ओब्लोंगाटा सीना है, सेरिब्रम ऊपर से। तो इसका ऑप्शन क्लियर है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चंस, ये 4 साल से कंटिन्यूअसली आ रहा है, 2020 में आया है, 23 में, 24 में और 25 में भी आ है ना? तो इसीलिए ये टॉपिक को देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इसी वजह से। अब आते हैं एक अलग सेगमेंट पे जहां पे हम लोग प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो प्लांट क्या करता है ना, ये लैक करता है नर्वस सिस्टम, मतलब इसके पास कोई भी नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है? ये लोग कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, वाया फाइटो हॉर्मोन्स। कैसे करते हैं, वाया फाइटो हॉर्मोन्स, या तो प्लांट हार्मोन भी आप इसको कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है? और ये लोग उसी हार्मोन के थ्रू से एनवायरमेंटल स्टिमुली को कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे एक चीज आता है ट्रॉपिज्म, है ना? ट्रॉपिज्म क्या है, ये डायरेक्शनल ग्रोथ होता है इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस।
क्या होता है ना, डायरेक्शनल ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक बार ध्यान से देखो। पहला तो आता है फोटोट्रॉपिज्म। ये क्या करता है ना, ग्रोथ करता है टुवर्ड्स लाइट। ठीक है, जैसे कि आप सनफ्लावर को देखोगे, वो सन के चारों तरफ जहां जहां सन उड़ता है वो भी वहां। फिर आता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, ये ग्रेविटी को लेकर ट्रॉपिज्म, जैसे कि रूट जैसे कि रूट ग्रो करता है डाउनवर्ड, है ना, नीचे की तरफ में रूट ग्रो करता है। फिर आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म जहां पे पानी दिखता है, रूट या प्लांट जो होता है वो उस साइड ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। फिर आता है थिग्मोट्रॉपिज्म, ये टच को रिस्पॉन्स देता है ना, जैसे कि इस प्लांट को देखो, जैसे ही टच के जितने पार्ट में टच की उतना पार्ट क्या हो गया, क्लोज हो गया, है ना। फिर आता है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म में क्या होता है, ये ग्रो करता है टुवर्ड्स केमिकल रिस्पॉन्स, ना, जैसे कि पॉलन ट्यूब करता है ओव्यूल में, ना। फिर आता है ना नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट जो है ये नॉन डायरेक्शनल है, ये कोई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता टू स्टिमुलस, जैसे कि मिमोसा पुडिका, ये एक फोल्डिंग लीव होता है जो ये वाला प्लांट है। ओके, हम लोग इसको कैसे याद करेंगे ना, PGHTC, पांच है, तो हम लोग इसको P फॉर फोटो, G फॉर जियो, H फॉर हाइड्रो, T फॉर थिग्मो और C फॉर कीमोट्रोपिज्म के कीमोट्रोपिज्म के नाम से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, है ना। और एक निमोनिक्स हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, प्लांट प्लीज गो होम टू कुक फूड। कहाँ जाएंगे, खाना बनाने जाएंगे। तो पी से हो गया आपका क्या, फोटो, है ना। फिर जी से हो गया आपका जियोट्रॉपिज्म, एच से हो गया तुम्हारा हाइड्रोट्रॉपिज्म, फिर टी से हो गया आपका थीमोट्रॉपिज्म और सी से हो गया आपका कीमोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो ट्रॉपिज्म जो होता है ये डायरेक्शनल स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, डायरेक्शनल स्पेसिफिक। तो प्लांट हार्मोन ऐसे काम करते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका जियोट्रॉपिज्म, है ना। तो ग्रेविटी नीचे खींचता है तो रूट भी नीचे की ओर ग्रो करता है ना। अब ये देखो, ये हो गया आपका थिग्मोट्रोपिज्म जो टच के ओर से काम करता है ना। ये हो गया आपका हाइड्रो, और ये तो है फोटोट्रोपिज्म, जहां पे सनलाइट आता है प्लांट अपने आप को उस डायरेक्शन में बेंड कर लिया। ठीक है, अब याद रह जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं प्लांट हार्मोन्स, जो ग्रोथ को प्रमोट करता है और जो ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो देखो, प्लांट हार्मोन्स उन केमिकल मैसेंजर को कहते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ग्रोथ कौन करवाता है ना, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, गिबरेलिंस और इथिलीन। ठीक है, और इनहिबिटर कौन है ना, इथिलीन भी है और एब्सिसिक एसिड भी है। तो एक एक करके देखते हैं वो लोग हैं क्या। तो सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में बात करते हैं। ये सेल एलोंगेशन में काम आता है, किसमें, सेल एलोंगेशन, मतलब सेल को एलोंगेट करने में काम आता है, और ये फोटोट्रोपिज्म करवाता है। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है ना, स्टेम रोटेट होता है टुवर्ड्स लाइट, होता है स्टेम रोटेट्स टुवर्ड्स लाइट बाय एलोंगेटिंग सेल ऑन द शेडेड साइड, ऑन द शेडेड साइड। फिर आता है गिबरेलिंस। गिबरेलिंस क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट होता है, फिर सीड एलोंगेट होता है और वहां से फ्लावर्स होता है। इट हेल्प्स टू ब्रेक सीड डोर्मेसी इन क्रॉप्स, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। फिर आता है साइटोकिनिन, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है और क्या करता है, कीप्स लीव ग्रीन, कीप्स लीव्स ग्रीन। ओके, एब्सिसिक एसिड क्या करता है ना, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ। क्या करता है, इनहिबिट ग्रोथ एंड क्लोजेस स्टोमाटा, एंड क्लोजेस स्टोमाटा एंड विल्टिंग ऑफ लीव। और क्या करता है, विल्टिंग ऑफ लीव। फिर इथिलीन का काम क्या है ना, ये ट्रिगर्स फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट को राइपन करने में काम आता है, लीफ को फॉल होने में काम आता है ना, और राइपन बनाना को स्टोर करने में भी काम आता है। तो और एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीजन जो होता है सेल इलॉन्गेशन और फोटोट्रोपिज्म में काम आता है। ये क्या करता है, स्टेम को बेंड करता है टुवर्ड्स लाइट। ओके, गिबरेलिंस क्या करता है ना, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सीड स्टेम इलॉन्गेशन और फ्लावरिंग में हेल्प करता है। साइटोकिनिन सेल साइटोकिनिन सेल डिवीजन में हेल्प करता है और ये लीफ को ग्रीन रखने में भी हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है ना, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है ना, ग्रोथ को प्रमोट करता है। और क्या है ना, लीफ को झड़ने में काम आता है। विल्टिंग ऑफ लीफ का मतलब होता है जो लीफ झड़ जाते हैं, उसको हम कहते हैं विल्टिंग ऑफ लीफ।
और क्या होता है ना, स्टोमाटा को बंद करने में भी काम करता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस भी कम हो जाता है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। कौन से प्रोसेस से वाटर लॉस होता है ना, ट्रांसपीरेशन से लॉस होता है। फिर इथिलीन क्या होता है ना, फ्रूट को पकने में और लीफ को झड़ने में हेल्प करता है। ओके, तो हम लोग इसको एक निमोनिक से ऐसे याद कर सकते हैं, अ गुड चाइल्ड ऑलवेज ईट्स एंड प्लांट ग्रो परफेक्टली। A good child always eat and plant grows perfectly। ठीक है, ए से हो गया आपका ऑक्सिन, जी से हो गया गिबरेलिंस, सी से हो गया साइटोकिनिन, है ना, ए से हो गया एब्सिसिक एसिड और ई से हो गया इथिलीन। याद रह जाएगा यानी अ गुड चाइल्ड ऑलवेज ईट्स एंड प्लांट ग्रोस परफेक्टली। आप प्लांट ग्रोस को ना भी याद रखो तो चलेगा, बस इतना याद रखो, अ गुड चाइल्ड ऑलवेज ईट्स। वेरी गुड। तो ऑक्सीजन और लाइट के रिलेशन को याद रखना। ऑक्सीजन सेडेड साइड में ऑक्सीजन सेडेड साइड में ज्यादा होता है, इसीलिए स्टेम लाइट की तरफ बेंड करती है। ठीक है, तो ये देखो, बोला है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कौन करता है उसको बताना। गिबरेलिंस, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड या साइटोकिनिन कौन करता है आप बता सकते हो, ऑप्शन मतलब कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, plant growth inhibitor hormone that cause wilting, wilting होगी सॉरी, wilting, WILTING, wilting of leaf में हेल्प करता है। wilting of leaf में कौन हेल्प करता है बताओ। एक स्लाइड आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा। wilting of leaf में आपको एब्सिसिक एसिड यूज करता है। चलो एक मैं बता दिया हूँ, एक जो है आप इसको कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर अब चलते हैं ह्यूमंस के केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम पर, जिसे कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एनिमल के एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो डायरेक्टली हार्मोन ब्लड में रिलीज करते हैं। ठीक है, और ये हार्मोन बॉडी के टारगेट ऑर्गन्स पर जाकर अपना रिस्पांस ट्रिगर करते हैं। ठीक है, दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड। यहाँ कोई डक्ट ग्लैंड नहीं है जो सिक्रेट करता है हार्मोन दैट एक्ट्स ऑन डिस्टेंट साइड ऑफ द बॉडी नोन एज टारगेट ऑर्गन और टारगेट सेल। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है हार्मोन का यूज करता है, जो क्या होता है स्लोअर होता है, वेराज नर्वस सिस्टम जो होता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करता है और वो फास्ट होता है। ठीक है, वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग कोऑर्डिनेट्स करते हैं। अब यहाँ पे भी देखो क्या क्या है ना, पहला बात तो आता है हार्मोन। तो ये क्या है, केमिकल मैसेंजर है जो रिलीज करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कहाँ से रिलीज होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और ये क्या करता है ना, टारगेट स्पेसिफिक सेल। मैकेनिज्म देखा जाए तो हार्मोन बाइंड करता है हर टारगेट सेल को और ट्रिगर करता है स्पेसिफिक रिस्पांस। ठीक है, जैसे कि एड्रेनलिन प्रिपेयर कौन करता है, बॉडी जो फाइट करता है ना। एग्जाम्पल प्यूबर्टी के वक्त में क्या होता है ना, ग्रोथ हार्मोन या सेक्स हार्मोन्स की वजह से हाइट इंक्रीज होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करते हैं, है ना। तो वैसे ही हम लोग के मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखा जाए तो कौन-कौन है? पहला तो हो गया पिट्यूटरी, है ना? ये ब्रेन में पाए जाते हैं। थायराइड जो आपके नेक रीजन में पाए जाते हैं, है ना? उसी जगह में पैराथायरॉइड भी पाए जाते हैं। एड्रेनल देख लो यहाँ पे एड्रेनलिन, फिर आ गया पैनक्रिया, फिर आ गया ओवरी और यहाँ पे आ गया लास्ट में टेस्टिस। ठीक है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है आपको, ये ग्रोथ हार्मोन है। क्या है ना, ग्रोथ हार्मोन है। जो सीक्रेट कौन करता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको सीक्रेट करता है। इससे होता क्या है ना, ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करता है ना, आपको थायरोक्सिन प्रोड्यूस करके देता है। क्या प्रोड्यूस करके देता है, थायरोक्सिन, है ना। और ये क्या करता है, हेल्प्स इन रेगुलेटिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। क्या हेल्प करता है किसमें ना, हेल्प्स इन रेगुलेटिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो ये कहाँ से आते हैं ना, आयोडीन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है, आयोडीन इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो क्या करता है ना, थायरोक्सिन के सिंथेसिस में हेल्प, क्या करता है, थायरोक्सिन के सिंथेसिस मतलब डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। फिर आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है ना, एड्रेनलिन प्रोड्यूस करता है, जो क्या है एक ग्रोथ। एड्रेनलिन जो होता है वो आपको हार्ट के फंक्शनिंग में या हार्ट को फास्टर बीट करने में हेल्प करता है, जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है ना मसल्स को। फिर आता है पैनक्रिया, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है
है ना। पैनक्रिया क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जो बॉडी के शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। और आता है फिर लास्ट में एक होता है, लास्ट में आता है गोनाड्स। गोनाड्स क्या करता है ना, उसमें दो एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कौन है, एक हो गया टेस्टिस, दूसरा हो गया ओवरी। टेस्टिस जो है मेल में पाया जाता है और ओवरी जो होता है फीमेल में पाया जाता है। टेस्टिस क्या करता है ना, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है मेल में, है ना। और ओवरी क्या करता है, फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। और ये लोग क्या करते हैं ना, कंट्रोल करते हैं आपके रिप्रोडक्टिव एंड सेकेंडरी ट्रेड्स। इसको ट्रेड्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका एक निमोनिक्स बनाते हैं। पापा told a perfect guide, है ना। पी से आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। टी से आ गया थायराइड, ए से आ गया एड्रिनल, पी से आ गया पैंक्रिया और जी से आ गया आपका गोनाड्स। याद रखा, पापा टोल्ड अ परफेक्ट गाइड, ठीक है। तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि बाकी ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करता है। अब आता है, बताइए एक क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड दैट सीक्रेट इंसुलिन एंड थायरॉक्सिन। तो इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, जल्दी से बताओ, इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, तो ये कौन प्रोड्यूस करता है ना, पैनक्रिया करता है, पैनक्रिया। तो वैसे ही बताओ, थायरॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड। कौन प्रोड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड। अब देखो थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या होता है, मतलब थायराइड का ना, ये जो है आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ना, रेगुलेट करता है। और दूसरा बात क्या है, इसको आयोडीन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की। वैसे पैनक्रिया देखा जाए तो ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है ना, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है आपके ब्लड शुगर को। ओके, तो अब चलते हैं हार्मोनल डिसऑर्डर की तरफ। तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स क्या होता है, नहीं ये डिसऑर्डर हो जाता है, कैसे हो जाता है ना, एबनॉर्मल सिक्रेशन, या तो बहुत ज्यादा सिक्रेट होता है, प्रोड्यूस हो जाता है, या तो बहुत कम प्रोड्यूस होता है, जिसके वजह से क्या होता है, हाइपोसिक्रेशन। और हाइपोसिक्रेशन की वजह से बॉडी जो है हार्मोनल डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाता है। हार्मोनल डिसऑर्डर में कुछ एग्जांपल्स देखा जाए तो एक होता है डॉर्फिज्म, जो बहुत ही छोटे इंसान हो जाते हैं हाइट में, उनको डॉर्फिज्म कहते हैं। उसका ऑपोजिट होता है गाइगेंटिज्म, ऐसे बहुत ही लंबे इंसान को हम लोग क्या कहते हैं, गाइगेंटिज्म कहते हैं। फिर आता है गोइटर, ये वाला नेक का रीजन जो होता है वो स्वेल हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। फिर क्या होता है ना, डायबिटिस मिलिटस, ठीक है। डायबिटिस मिलिटस जो होता है, जो बॉडी में डायबिटिस हो जाता है ड्यू टू हाई ब्लड शुगर लेवल, उसको हम लोग डायबिटिस मिलिटस एक बार डिटेल में देख लेते हैं। डोफिज्म क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन है, जो हाइपोसिक्रेशन, जो बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो जाने की वजह से इंसान को क्या कर, तो आप देखते हैं हर एक एक डिसऑर्डर। तो सबसे पहले डॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं। ये एक ग्रोथ हार्मोन है ना, जो क्या करता है, हाइपोसिक्रेशन, जो कम डेफिशिएंसी इसको हम लोग बोल देते हैं, नहीं समझ पाओ तो आपके बेहतरी के लिए डेफिशिएंसी लिख देते हैं इन द ह्यूमन बॉडी, है ना। तो इसके वजह से क्या होता है ना, डॉर्फिज्म हो जाता है। फिर गाइगेंटिज्म में क्या होता है ना, ये हाइपर सिक्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा सिक्रेट कर देता है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसकी वजह से एक इंसान जो होता है एक्सेसिव ग्रोथ अटेन कर लेता है। फिर बात आता है गोइटर का। गोइटर जब सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं मिलता है डाइट में, तो वहां पे क्या होता है ना, गोइटर डेवलप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ना, नेक का रीजन सोल हो जाता है, जैसे हम पहले बता चुके हैं। और डायबिटिस मेलिटस क्या होता है, जब यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बाय पैनक्रियाज, तो इफ इंसुलिन इज नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस। मतलब जब सही अमाउंट का इंसुलिन पैनक्रिया प्रोड्यूस नहीं करता, तो ब्लड का जो शुगर लेवल है वो राइज हो जाता है, जिसके वजह से आपको हार्मफुल इफेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो भी लोग जिसके पास हाई ब्लड शुगर लेवल होता है, उनको इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है ट्रीटमेंट एज ट्रीटमेंट। तो ऑलवेज रिमेंबर, हाइपोसिक्रेशन मतलब होता है आपका डेफिशिएंसी, और हाइपर सिक्रेशन का मतलब होता है आपका एक्सेस। क्या होता है, एक्सेस। तो डेफिशिएंसी की वजह से होता है डॉर्फिज्म, और हाइपर सिक्रेशन की वजह से होता है आपका गिलकेंटिज्म। ओके, फिर ये आ गया फीडबैक मैकेनिज्म। तो हार्मोन जो होते हैं वो रैंडमली सीक्रेट नहीं होते,
तो बॉडी के अंदर एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है जो डिसाइड करता है कब और कितना हार्मोन रिलीज करना है, ठीक है। तो देखो, रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय अ मैकेनिज्म कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म है जिसका नाम क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म। ये क्या करता है ना, रेगुलेट करता है टाइम एंड अमाउंट ऑफ सिक्रेशन, है ना। अमाउंट ऑफ सिक्रेशन का मतलब कितना हार्मोन को उसको प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं आपका शुगर लेवल क्या हो गया ना, इंक्रीज हो गया, है ना, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, और ये कौन डिटेक्ट किया ना, सेल ऑफ द पैनक्रियास डिटेक्ट किए कि भैया ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया। तो पैनक्रिया भैया क्या करेंगे ना, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, इंसुलिन, जिसके वजह से जो ब्लड शुगर लेवल होगा वो मेंटेन हो जाएगा। और अब एक क्वेश्चन आता है, क्या होगा जब ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना। तो फिर हमको एडिशनल इंसुलिन लेना पड़ेगा बाहर से, एक्सटर्नली, है ना। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट विच मील इज रिटर्न, तो यहाँ पे ग्लूकोज लेवल क्या होता है, अचानक से शॉर्ट अप हो जाता है, और पैनक्रिया जो होता है उसको डिटेक्ट करता है और सीक्रेट करता है इंसुलिन। फिर यही इंसुलिन जो होता है उस ग्लूकोज को नीचे लेकर आता है, और फिर ब्लड में जो शुगर लेवल होते हैं वो भी नीचे हो जाते हैं। तो इसको हम लोग जब ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा ना, नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा, हाँ। तो इसीलिए फीडबैक जो होता है वो फीड्स बैलेंस, ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वेयर इज द थायराइड ग्लैंड लोकेटेड। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेट होता है ना, नेक में लोकेट, ठीक है, जस्ट बिलो द लैरिंग्स, कहाँ पे, लैरिंग्स के नीचे। और ये बोल रहा है कि नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। तो ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना, थायरोक्सिन, सॉरी, थायरोक्सिन, है ना। हार्मोन। अब है, व्हाट इज द हाइपोथायराइड, है ना। तो हाइपोथायराइड को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये एक मेडिकल कंडीशन है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड जो होता है डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। जब थायराइड हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है तो इसकी वजह से ये डिजीज हो जाता है। तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, डाइटरी चेंजेस जब करेंगे और उसमें हम लोग आयोडाइज सॉल्ट का अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर कर देते हैं। अब जब हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो देखो, नर्वस सिस्टम क्या होता है, फास्ट होता है, वेरएस एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है स्लो होता है। नर्वस सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंपल्स को इमीडिएट रिस्पांस देता है, वेरएस एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो केमिकल सिग्नल देता है और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है ना। तो ये इमीडिएट रिस्पांस जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, और एंडोक्राइन सिस्टम में ये क्या होता है ना, ग्रोथ इसमें हेल्प। रिसेप्टर्स क्या है ना, ये स्पेशलाइज सेल होता है जैसे कि फोटो रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर, जो क्या होता है ना, रिस्पॉन्स देने में हेल्प। वेरएस प्लांट क्या है ना, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन करता है वाया फाइटो हार्मोन्स, मतलब प्लांट हार्मोन्स का यूज करके, है ना, फॉर क्विक, मतलब नास्टिक नॉन डायरेक्शनल, और ये स्लो ट्रॉपिज्म में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पे कोई भी नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सिमिलरली बोथ यूजेस केमिकल सिग्नल, है ना। सिमिलरिटी जब देखा जाए तो दोनों केमिकल सिग्नल्स का यूज करते हैं, और दोनों रिस्पॉन्ड करते हैं टू द एनवायरमेंटल स्टिमुली, अपने आसपास जो भी होता है उसको ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। और डिफरेंस देखा जाए तो एनिमल में क्या होता है ना, ये लोग के पास फास्ट नर्वस रिस्पॉन्स होता है, प्लांट जो होता है स्लो केमिकल रिस्पॉन्स देते हैं। एनिमल्स के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, और प्लांट के पास जनरली रिसेप्टर्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है। तो सो क्लास, हमने सीखा कि लाइफ एक वेल कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है जहां हर सिग्नल, हर हार्मोन, हर रिसेप्टर अपनी परफेक्ट टाइमिंग के काम करते हैं। तो लाइफ में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है जिससे बॉडी का कंट्रोल सिस्टम बैलेंस रखता है। वैसे ही हम अपनी फीलिंग्स और एक्शन को बैलेंस करके सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो मैं था अताउर रहमान, और आप देख रहे थे ब्रेन बॉक्स एजुकेशन, जहां रट्टा नहीं समझ के सीखते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को फन के साथ क्लियर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नए ब्रेन बॉक्स एक्सप्लोरेशन के साथ। थैंक यू।